Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today, being a Sunday, we'll also be taking calls from your listeners on mutual fund and related issues. You can call us on our direct landline numbers 2331 4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our numbers once again are 2331 4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और शुरुआत में हेडलाइंस लेके मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Foreign investors have pumped in nearly 16,500 crore rupees in the Indian capital markets in the month of August, and global crude oil prices remain largely unchanged this week. विदेशी निवेशकों ने अगस्त के दौरान भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 16,500 करोड़ रुपए का निवेश किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस हफ्ते तेल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। और आज की पहली खबर, विदेशी निवेशकों ने अगस्त के दौरान भारतीय पूंजी बाजारों में 16,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। सितंबर के पहले 3 कारोबारी सत्रों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में 7,768 करोड़ रुपए डाले। डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इक्विटी में 2,083 करोड़ रुपए और डेट में 14,376 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस कैलेंडर वर्ष के दौरान डेट सेगमेंट में यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। जुलाई के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 7,273 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी, लेकिन उसके बाद लगातार निवेश बढ़ता रहा है। And let's take our first caller this evening. We're joined by Pradeep from Delhi. Pradeep, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to our expert Dhirendra Kumar. नमस्कार सर। सर, मैं जानना चाह रहा था, जैसे मैं अभी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मार्केट अभी पीक पे है, तो क्या मैं अपनी एसआईपी को कुछ टाइम के लिए रोक के उस इन्वेस्टमेंट को डेट फंड में लगा सकता हूँ सर? ये अगर आप कई सालों के लिए लगा रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप सफल हुए तो बेसिकली आपका मूलतः आपका कुछ महीने का पैसा आपका ऊंचे स्तर पे नहीं जाएगा, लेकिन आपका डिसिप्लिन कम हो जाएगा। और हमें पता नहीं है, बहुत पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बाजार अपने शिखर पे है और बाजार बढ़ता चला गया है। तो डिसिप्लिन की वजह के लिए आपका जो एसआईपी का रकम है उसको जारी रखना चाहिए। एक वजह से आपको अपना इक्विटी का इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। अगर आप कोई एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं, अगर आपने निर्धारित किया है कि 50% पैसा आपका इक्विटी में होगा, 50% फिक्स इनकम में होगा, और वो चीज आज बदल गया है, वो 50% इक्विटी का बढ़ करके अगर 70% हो गया, जरूर कुछ निकाल लीजिए। कुछ दिन एसआईपी रोकने से कुछ खास फर्क एनीवे नहीं पड़ेगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता सुशील लाइन पे हैं। सुशील, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार मार्केट मंत्रा को और विशेष रूप से धीरेन्द्र जी को। धीरेन्द्र जी, मेरा एक प्रश्न है कि आजकल जैसे एग्रीगेटर्स बहुत सारे आ गए, लाइक स्क्रेप बॉक्स है, ग्रो है, या आपकी गोल वाइज है, जिसको आजकल न्यू मनी के नाम से जानते हैं। अगर इनके थ्रू म्यूचुअल फंड के लिए हम अप्लाई करते हैं तो क्या बेनिफिट रह सकता है, कितना सेफ है,
और क्या जो स्कीम्स हमें बताते हैं हमें उसी पे जाना चाहिए, या हम अपने जो स्कीम्स हैं उस पे हम ले सकते हैं? लाइक मुझे अगर कोटक इमर्जिंग इक्विटी लेना है तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं है कि आप अगर सक्षम है फंड का चुनाव करने में, और अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, और डिसिप्लिन तो एनीवे आपको रहना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें, कोई भी एग्रीगेटेड यूज करें, तो अगर आप सक्षम हैं तो आपको निवेश करना चाहिए, और किसी की मदद लें नहीं लें ये आपकी इच्छा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आप सीधे तौर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड यूटिलिटी। ये एक म्यूचुअल फंड का कोऑपरेटिव है जिसके जरिए आप इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे ये प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं जो कि ग्रो है, स्क्रिप्ट बॉक्स है, ईटी मनी है, पेटीएम मनी है, जीरोडा का कॉइन है, इनके जरिए और 3-4 जो आपने बताया। स्क्रिप्ट बॉक्स और वो अलग है, क्योंकि स्क्रिप्ट बॉक्स आपको रेगुलर प्लान बेचते हैं। इनमें एक खास फायदा है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्लान में निवेश करने की सुविधा मिलती है, जिसका कि एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और ये निवेशकों के लिए फायदेमंद है। अगर आप चुनाव करते हैं, आप चुनाव करने में सक्षम खुद हैं, तो इनके जरिए लगाइए, और आपसे हर एक निवेशक के लिए सीधा लगाना भी आज के दिन संभव है बिना इनके जरिए गए हुए। दूसरा चीज कि आपका पैसा कितना सुरक्षित है, किसी के जरिए आप लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। अगर आप किसी एग्रीगेटर के जरिए लगाते हैं और वो कल बंद हो जाता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो जिनकी आप नाम ले रहे थे, वो अगर कल बंद हो जाती है तो भी आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि ये एग्रीगेटर आपका पैसा नहीं लेते। आपका पैसा जाता है और सीधे वो उसी दिन पैसा या तो म्यूचुअल फंड कंपनी को चला जाता है, जिसके आधार पे आपको यूनिट अलॉट होता है, या अगर नहीं हो पाया तो वो पैसा आपके पास वापस आ जाता है। ये बीच में कहीं पैसा रहने का प्रावधान नहीं है। तो और उसके बाद अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो आप सीधा अकाउंट स्टेटमेंट टू फंड कंपनी से आप लेकर के आप अपना निवेश जारी रख सकते हैं। आप अपना पैसा निकालने का जो आपका अगर विचार है तो आप निकाल सकते हैं। आपके लिए किसी भी तरह का की रुकावट नहीं होगी कोई भी और सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन करने में। और बेगूसराय से हमारे श्रोता पिंकू लाइन पे हैं। पिंकू जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, हम ये पूछना चाहते हैं, 7 साल का लड़का है, ठीक है सर जी, और मैं चाहते हैं म्यूचुअल फंड द्वारा एसबीआई बैंक द्वारा मैं चालू करना चाहते हैं 1000 का 15 साल या 10 साल के लेवलेशन में डालना चाहते हैं मंथली में, तो क्या अच्छा रहेगा? जी हाँ, कि आपके आसपास स्टेट बैंक उपलब्ध है तो कोई एक फंड का चुनाव कीजिए। शुरुआत में मुझे लगता है अगर आप 7 साल का बच्चा है, आप निवेश कर रहे हैं, तो वे इक्विटी फंड भी लगाइए और रोज रोज उसको मत देखिए और निश्चिंता से अपना निवेश जारी रखिए। Next caller is Varun from Delhi. Varun, a warm welcome to you on the program. Please ask your question. टीम के सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मेरा धीरेन्द्र सर से क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो कैपिटल गेन का होता है, तो सर मेरे को पूछना ये है कि जैसे इंटरनेशनल फंड होता है जो प्योर इंटरनेशनल है, जैसे आज अभी आए हैं न्यूली लॉन्च मिराय का फैंग प्लस, और जैसे पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप हो गया जिसमें यहाँ का इक्विटी है प्लस उसमें इंटरनेशनल है। एक तो ये हो गया, और दूसरा लिक्विड फंड और मनी मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन बता दीजिएगा। और जैसे यहाँ जैसे बैलेंस एंड वांटेड फंड है तो उसमें डेट भी है और इक्विटी है, तो इसमें टैक्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा? ये हमें पूछना है कि लिक्विड फंड का क्या हो जाएगा और ये तीनों इंटरनेशनल प्लस इक्विटी मिक्स है। जी जो टैक्स का जो नियम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए, फिक्स्ड इनकम का डेफिनेशन है कि अधिकतर पैसा, जैसे आप लिक्विड फंड या डेट फंड जहाँ पे अधिकतर पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है, 3 साल से कम की आमदनी आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है और आपके हिसाब से आप जिस भी ब्रैकेट में पड़ते हैं उसके हिसाब से टैक्स लगता है। 3 साल से ज्यादा अगर आपका निवेश रहता है तो आपके निवेश पे इंडेक्स करके और उस पे 20% इंडेक्स गेन पे 20% टैक्स लगता है। यही टैक्स आपका विदेशी फंड चाहे किसी फंड ऑफ फंड के जरिए आपने लगाया हो या किसी या सीधे तौर पे विदेश में लगाने वाले किसी फंड में लगाया हो,
जो पराग पारिक वाला जो फंड की आप बात कर रहे थे, उसको भारतीय म्यूचुअल फंड माना जाता है। भारतीय म्यूचुअल फंड, इंडियन डोमिसाइल्ड म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन ये है इक्विटी फंड का कि कम से कम 65% पैसा डोमेस्टिक फंड्स में लगा, डोमेस्टिक इक्विटी में लगा हुआ हो, जो कि लगा हुआ है, और केवल 35% या उससे कम ही उसका एलोकेशन किसी फॉरेन इक्विटी में होता है। तो उसका ट्रीटमेंट डोमेस्टिक इक्विटी फंड की तरह होता है। और यही 4 कैटेगरी हैं। और बैलेंस्ड एडवांटेज की आप पूछ रहे थे, वो भी उसको भी ऐसे डिफाइन, अगर आप उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इक्विटी और डेट में करीब करीब बराबर है, या कभी इक्विटी ज्यादा होता है, कभी इक्विटी कम होता है। लेकिन आर्बिट्राज पोजीशन में पैसा लगा करके, जिसका कि जो कैरेक्टर है वो फिक्स्ड इनकम की तरह होता है, लेकिन वो उसका अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से या टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको इक्विटी माना जाता है। इस वजह से बैलेंस एडवांटेज में लगा हुआ पैसा आपका इक्विटी के तौर पे माना जाता है, इक्विटी की तरह ट्रीट होता है। और एक इसका सीधा आपको एविडेंस भी मिल जाता है कि जब आप पैसा रिडीम करते हैं और जिस भी पैसे पे, जिस भी फंड में आपका सिक्योरिटी एसटीटी लगता है, उसका वो इक्विटी माना जाता है। तो जहां पे एसटीटी नहीं लगता है वो डोमेस्टिक इक्विटी नहीं है। और फॉरेन फंड का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? वैसे ही होता है जैसे डेट फंड का होता है। 3 साल से कम के पे आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है, उससे ज्यादा पे इंडेक्सेशन और उस पर 20% टैक्स। और ग्वालियर से हमारे श्रोता मोहन लाइन पे हैं। मोहन नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मार्केट मंत्रा टीम को, धीरेन्द्र सर को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि अभी इस जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है मोर देन 250 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। तो इन दिस कंटेस्ट जो हमारा स्मॉल कैप फंड है, क्या उसे हम लार्ज कैप फंड में स्विच कर दे? सिर्फ ड्यूरिंग दिस सिचुएशन सिर्फ एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, तो क्या ये एडवाइजेबल है सर? थैंक यू सर। मुझे इनका प्रश्न का शुरुआती भाग में कहाँ से ये पैसा अपना मूव लार्ज कैप में मूव करने की क्या पूछ रहे हैं? Sir, I believe his question was switching over from one fund to another, especially with the way the stock market has increased valuations in toto for at least this week by 4%. So he's asking if there is an option to switch over, and is that advisable? Okay. No, I would say that, if he's invested in equity fund, of course, the mid cap funds and the small cap funds over the last 1 year have grown far more substantially. In fact, the average small cap fund is up about 82%, which is, compared to 51% of the large cap fund, or the index, which has just gone up by 48%, which is quite handsome, but half as much as the small cap or the mid cap average, or, outliers if we look at it. So, but I would say that, one should not move around with this. If at all you are getting scared by the market, you should do 2 things. One is devise a formula, devise an asset allocation model for yourself if you don't have one, and then take a meaningful part of it into fixed income so that you are able to lock it. The other is that if you have gotten closer to your goal in the next 2-3 years, or, if you have enough money simply because the market has gone up and it has done very well, you should take your money out, and, if your goal is getting achieved right now. So change your allocation, do this, but moving around multi-cap to large cap won't help, because it's very difficult to predict which will actually move faster next. Next caller is R.S. Dhaiya from Delhi. A warm welcome to you, sir. Please ask a question. Sir, namaskar. जी, सवाल पूछिए। My question are that what are the top performing 2 flexi cap funds and 2 top performing index funds, and third is that can the loss or gain of sale of shares be adjusted against the sale of mutual fund? Yes, equity funds and your gain or loss, particularly loss against shares, they can be offset. Wherever you are actually paying STT, those gains and losses can be offset. Even short-term and long-term can be offset. The other best index fund,
I think the SBI, the index fund, happens to be the finest one. Because the index fund, they are all alike, except that the one with the lowest expense is the best option. So don't look for the second one. That is the finest one. और मुंबई से हमारे श्रोता खान चंदानी जी लाइन पे हैं। खान चंदानी जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मार्केट मंत्रा की टीम को जी। सर मेरा सवाल CAMS के बारे में है। मैंने म्यूचुअल फंड में कुछ 5-7 म्यूचुअल फंड की AMC में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें से UTI भी है। तो मेरा ये प्रश्न है कि सर CAMS क्या सरकारी संस्था है जिसमें कि सारे म्यूचुअल फंड में मेरे इन्वेस्टमेंट मुझे दिखाई देते हैं अगर मैं रजिस्टर करता हूँ उसके साथ यूजर ID और पासवर्ड लेके, लेकिन ये UTI के में जो इन्वेस्टमेंट है वो CAMS नहीं दिखाता, ऐसा क्यों है? और वो कुछ ऐसा बोला जाता है कि वो कार्वी मैनेज करती है इसको। तो पिछले दिनों कुछ खबरें थी कार्वी के बारे में, कुछ अच्छी खबरें नहीं थी। तो अभी क्या स्टेटस है सर, बता सकते हैं कुछ कि म्यूचुअल फंड क्या सरकारी संस्था है? और ये UTI के हाँ जी हाँ, ये जब आप म्यूचुअल फंड खरीद तो आपका पैसा जो अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है, जो बैक ऑफिस है, आपको अकाउंट स्टेटमेंट जो मिलता है, उसके लिए अब ये 2 कंपनियां, पहले 3-4 कंपनियां होती थी, अब केवल ये 2 कंपनियां बची हैं जो कि इन्वेस्टर के सारे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करती हैं, कैम्स और के फिनटेक। पहले जो कार्वी हुआ करता था, अब उसका नाम के फिनटेक हो गया है। कार्वी के बारे में जो बुरी खबरें आ रही थी और जो डरावनी खबरें आ रही थी वो सब सच थी। और ये जो बिजनेस है, जो रजिस्ट्रार बिजनेस है, ये उस बिजनेस से, ब्रोकिंग बिजनेस से कम्प्लीटली बिल्कुल अलग है। और अब ये कार्वी का पार्ट भी नहीं रहा, और ये रजिस्ट्रार बिजनेस बड़े सुचारू तरीके से चल रहा है। और कैम्स एक दूसरा रजिस्ट्रार कंपनी है जो कि बहुत जगह बहुत सारे फंड्स के लिए आप रजिस्ट्रार है। UTI के फंड्स का रजिस्ट्रार के फिनटेक है। इनके वजह, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आपकी ये केवल आपका हिसाब किताब देखते हैं, रजिस्ट्रार में वेल रेगुलेटेड है, और इनके यहाँ पर आपको मुझे लगता है किस तरह की चिंता की बात नहीं है। और ये जो अकाउंट स्टेटमेंट आपको मिलता है, चाहे अब उनके पास एक ऐसा सुविधा है, आपके पास एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, आप कार्वी पे जाकर के या कैम्स पे जाकर के आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं अपने मेल ID पे, जिसमें आपका निवेश चाहे कहीं भी हो, वो पैसा वो आपको कई कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट मिल पाता है आपकी पूरी जानकारी के लिए। Dhirendra, for our benefit of our listeners, are there any balanced growth funds that you would recommend which provide a return of over 14%? Would you say that your average investor is medium to long term or a short term investor? Yeah, there are different, short term investors, they should only look at, fixed income fund. Anybody investing for less than 3 years should not even think of, of anything which is combined. If at all, you are investing for a couple of years and then it is for a non-negotiable goal. You are investing for 3 years, but it can well lie for 5 years. Maybe, you should consider those conservative growth funds, which used to be called balance fund. Now they are called aggressive hybrid funds or something like that. And there are many good funds. If you look at their returns, many of them are actually have yielded about 40 to 50% last year. They have given very handsome return, but don't expect that. I would think that, they will be able to beat fixed income by a wide margin. They will not fall with the market as dramatically as equity funds do. And it should be, the first choice for investors who have never invested in any equity market-linked investment. If I have to recommend some, SBI hybrid equity or Mirai asset hybrid equity, they come to my mind. And there's also no lock-in period. Oh, there are no lock-in period. But if somebody is not investing with a 3 to 5 year time frame in mind, he should not invest. You should be in for a surprise. Though in any mutual fund, you can take your money out a day after you have invested. और हैदराबाद से हमारे श्रोता करुण लाइन पे हैं। करुण नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं?
हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड था, उसको मैंने सेल किया है, जो कि 1 साल से पुराना है, तो उसमें टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? ये इक्विटी फंड है या डेट फंड है? इक्विटी है, PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। जी हाँ, इससे मिलने वाला यहाँ पे जो भी आपको कैपिटल गेन्स होगा उस पे आपको 10%, आपके गेन्स का 10% आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट इसमें दिखाता है शॉर्ट टर्म में, जबकि 1 साल से पुराना है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये 365 दिन से कम होगा तभी ये शॉर्ट टर्म दिखा रहा होगा, अन्यथा ग्लोबल फंड में कोई ट्रीटमेंट अलग डिफरेंट तो नहीं है? हाँ, ये ग्लोबल फंड के लिए 3 साल का टाइम फ्रेम है। 3 साल के बाद ही इसको लॉन्ग टर्म, जैसा पहले प्रश्न के संदर्भ में मैं बता रहा था कि इंटरनेशनल फंड के लिए ये कैपिटल एसेट वाला जो डेफिनेशन है 3 साल, और कैपिटल गेन्स के लिए इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स लगता है। Dhirender, do tell us about mutual funds where you get the tax benefit of 46,800 rupees on an annual basis, where you are able to earn more than what you can from PPF and tax fixed deposit, and this is for conservative investors. Actually, one should look at the tax saving alternatives, all the options, and broadly there are 3 kind of options, investment avenues, and rest of them are expensive. For example, tuition fee of your child, 2 children up to a certain is considered as ATC investment, or is an exempt expenditure, or in cost of insurance and things like that. Then all other investment avenues, either they are something like national saving certificate, bank deposits, tax saving deposits, and national saving certificate, public provident fund. Then the second option is the hybrid ones are the national pension system, which can be well up to 75% equity, 25% fixed income. Offered by insurance companies, which is often a combination of equity and debt as well, with a very small component going into insurance. And the tax saving funds are the only all equity options. They invest 100% into equity. They come with a 3-year lock-in period. All other options, the ones which I have just listed for you, they have a lock-in period of 5 years and more. So these are the only ones with a 3-year lock-in period, all equity. And I have noticed that 3-year lock-in period finally translates into a very positive return, and normally much more handsome return than the fixed income alternatives or even the hybrid ones. But you don't get a promise, and you should definitely look beyond those 3 years. I think in the worst case scenario, there has been some situation where the 3-year return from these funds have been lower than PPF, and that has been disappointing. But even after a little bit of holding period, elongating the period, those returns have changed, or improved far more, very handsomely. और दिल्ली से हमारे श्रोता पंकज लाइन पे हैं। पंकज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। जी सर, हेलो। जी सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं म्यूचुअल फंड में नहीं करता, ज्यादातर ट्रेडिंग में रहता हूँ, बट मेरे पास यूटीआई का मास्टर शेयर में इन्वेस्टमेंट है, एंड लिक्विड फंड में मैंने पार्क किया था आईसीआईसीआई पोटेंशियल लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट लिक्विड फंड में, शायद अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो इसलिए करा था, बट अब 3 साल हो गए, एंड थर्ड वन मेरे पास एसबीआई मैग्नम फंड है, तो मैं क्या करूँ अब? एसबीआई मैग्नम कौन सा फंड है? क्योंकि एसबीआई के सारे फंड को मैग्नम कहा जाता है। सर मेरे को इस समय ध्यान नहीं है, बट आप यूटीआई मास्टर शेयर और उसके बारे में बता दीजिए। मास्टर शेयर बहुत पुराना, और मैं कुछ आपको जो बेहतरीन लिक्विड फंड है और जो एवरेज सा लिक्विड फंड है उनके रिटर्न में आज कोई खास अंतर नहीं है, और पहले भी नहीं था। हालांकि ओवरऑल लिक्विड फंड पे रिटर्न काफी कम हो गया है, और यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट से कोई खास ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो उसमें मेरी सलाह भी आपके लिए कितने काम की है पता नहीं।
मास्टर शेयर एक बहुत पुराना फंड है, बड़े हर साल ये डिविडेंड देता है, पर कि म्यूचुअल फंड को के डिविडेंड पे ना जाए। हाल फिलहाल इसका प्रदर्शन खास बुरा नहीं रहा है, लेकिन कोई खासा अच्छा भी नहीं रहा है। यूटीआई का इक्विटी जो कि अर्स्टवाइल मास्टर गेन हुआ करता था, पहले इसका ये मास्टर गेन हुआ करता था, ये उनके यूटीआई फैमिली का बेस्ट इक्विटी फंड है। अगर आपको पैसा रखना ही है यूटीआई में तो उस फंड में स्विच करना। मुंबई से हमारे श्रोता आशीष लाइन पे हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी आशीष जी। हाँ, मुझे तो आशीष जी आपकी आवाज कट रही है। अभी आपकी आवाज बिल्कुल। हेलो जी जी। हेलो, जब हम डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें पता चलता है कि उसमें बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट होता है। ये बॉन्ड मार्केट एक्चुअली होता क्या है, और ये क्या बॉन्ड मार्केट शेयर मार्केट से बड़ा साइज है क्या इसका? जस्ट पूछना था। ये जो बॉन्ड मार्केट है, ये स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट की तरह का उतना ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है, पर ये मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि और ये लार्जली इंस्टीट्यूशनल मार्केट है, और इंडिविजुअल आम निवेश वो बहुत ही उसका दायरा बहुत छोटा है, जो कि एनएसई और बीएसई में ही एक फिक्स्ड इनकम सेगमेंट में भी ट्रेड। Dhirendra, I'm afraid we've lost you just temporarily. I hope you're still with us. ऐसा आपके डिपॉजिट का कितना भाग इसमें और दूसरे बॉन्ड्स में लगाना होगा, और उनमें एक दूसरे से किन्हीं के पास सरप्लस होता है और किन्हीं को बैंकों को, उस पे ये बाजार निर्भर करता है। और ये जो बाजार बनता है बैंकों का और डेट फंड का, इसको हम करते हैं, और इसका साइज बहुत बड़ा है, और वहां पे लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा है, और वहां पे जो वैरायटी आपको मिलता है खासकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, वो आम बॉन्ड फंड जहां पे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कंपनियों का बॉन्ड केवल जो ट्रेड होता है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा। Well, let's have a look at our second headline story on the oil market before we take our next caller, Suresh from Noida. Brent crude futures ended flat during the week at $72.61 a barrel on Friday, but U.S. crude was up 0.8% at $69.29 a barrel. Suresh ji, welcome to Market Mantra. Please ask your question quickly. We're running out of time. Suresh ji, can you hear us? I'm afraid we lost our caller there. Just give us your brief take on gilt funds, since we're talking about debt securities underlying the scheme. Dhirendra? I'm afraid we lost Dhirendra Kumar, our expert, briefly there. The question was on gilt funds, which deals with government securities, GSECs, and that's what the fund is really all about. And Dhirendra Kumar was explaining to us about the bond market, the corporate bond market, which is actually quite large and institutional. And the callers had earlier been asking about the comparison between the equity market and the debt market as well. And then you have the liquid market, where you are dealing with money market instruments, which is ultra short term, less than 1 year. So it's time for us to say thank you to our mutual fund expert Dhirendra Kumar for being with us on our program Market Mantra. और धीरेन्द्र जी, श्रोताओं को उपयोगी और सार्थक जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी निवेशकों ने अगस्त के दौरान भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 16,500 करोड़ रुपए का निवेश किया, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस हफ्ते तेल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। And that's all in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.